नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 9 मृदा। इस चैप्टर में मृदा के बारे में हमको स्टडी करनी है। मिट्टी या मृदा बहुत सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों को जड़ में दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। मतलब वृक्षों के साथ जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो मृदा होती है और ये जीवन के लिए आवश्यक होती है। जैसे कि हमने कहा, इसके पहले के चैप्टर्स में हमने कहा था कि जो पेड़ पौधे हैं वो पोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हैं पृथ्वी पर। और सूर्य की ऊर्जा को या सूर्य की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उसको वो अपने भोजन के लिए कन्वर्ट करते हैं। और पेड़ पौधों का जो आधार है वो मृदा होती है। मृदा जीवन से भरपूर है क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व जीवों को प्रदान करती है, जीवों को आवास देती है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष का आवास मृदा होती है। मृदा में ही वृक्षों की वृद्धि संभव होती है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे जीव हैं जो मृदा में ही रहते हैं, जिनको हम स्थलचरीय जीव कहते हैं। और यहाँ एक क्रियाकलाप है जिसमें कि अलग अलग मृदा के स्रोत की मृदा का अध्ययन करना है, जिसमें कि उसमें कौन से पादप पाए जा रहे हैं, कौन से जंतु पाए जा रहे हैं। और अन्य प्रेक्षण मतलब मिट्टी के संगठन का अध्ययन करना है। उसमें बगीचे की मृदा हो सकती है, सड़क के किनारे की मृदा हो सकती है, या कंस्ट्रक्शन वर्क वाली जगह की मृदा हो सकती है। इसके पश्चात नेक्स्ट मृदा प्रदूषण से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पे गिवन है। पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करती हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों की भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैली और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अवशिष्ट पदार्थ और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें अपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। ये एक्चुअली वे मृदा प्रदूषण के कॉन्सेप्ट हैं कि मृदा प्रदूषण किन किन कारकों से होता है और उनका निवारण करना बहुत आवश्यक है। प्लास्टिक की थैलियों से मृदा की उर्वरता नष्ट होती है। मृदा में जो नमी एक परत से दूसरी परत में जो नमी स्थानांतरित होती है उसको ये प्लास्टिक रोक देता है। इसके साथ ही प्लास्टिक के साथ में रासायनिक कीटनाशी ये मृदा को प्रदूषित करते हैं। और इसके साथ में जो खेती में हम रसायनों का प्रयोग करते हैं वो मृदा को अम्लीय या क्षारीय बना देते हैं। और ऐसी मृदा जो है वो पोषक तत्वों की कमी वाली होती है, इसलिए उसको उपचारित करना पड़ता है। इसके पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था कि अम्लीय मृदा में बिना बुझा हुआ चूना मिलाते हैं और क्षारीय मृदा में ह्यूमस मिलाया जाता है, जिससे कि वो फिर से पोषक तत्व युक्त हो जाती है। इसके अलावा जो रासायनिक पदार्थ है उनको भी उपचारित करना चाहिए। ये भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कारखानों से जो निकलने वाले जो केमिकल्स युक्त जो पानी होता है और दूसरे जो रसायन होते हैं उनको बिना उपचारित किए यदि मिट्टी में मिलाया जाए तो वो मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इसके पश्चात है मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ, अगर आप किसी ग्लास में अगर इकट्ठा करते हैं तो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो ह्यूमस की होती है। उसके बाद की लेयर जल की। ये ह्यूमस जो है ये जल से हल्का होता है इसलिए ऊपर मिलता है। फिर मृत्तिका, फिर बालू और सबसे लास्ट में बजरी। तो बालू जो कण होते हैं ये छोटे होते हैं बजरी से, और बजरी के कण जो होते हैं भारी होते हैं। मिट्टी का मतलब मिट्टी का वह भाग जो चिकना होता है। इसके पश्चात देखिए मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। अब इन सभी को डिफाइन किया गया है। सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है, ये एक प्रक्रिया होती है। इसके पहले ये देख लेते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति इन शैलों पर निर्भर करती है जिससे इनका निर्माण होगा। मृदा जो है अपने मूल शैल की प्रकृति के अनुरूप हो सकती है और यह उन वनस्पतियों किस्मों पर निर्भर करता है जो इसमें उगते हैं। वनस्पति भी इस पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम ह्यूमस को देख लेते हैं। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस हम देख लेते हैं। जो भी जैविक मृदा का जो भी जैविक
अवशेष होता है वो ह्यूमस कहलाता है। जीवों के और वनस्पतियों के सड़ने से इसका निर्माण होता है और उसमें जो पोषक तत्व हैं वो उपस्थित होते हैं और खेती के लिए ये मृदा का वो भाग होता है जो खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जैविक खाद जो होती है वो एक तरह से ह्यूमस ही होती है और जो कंपोस्ट खाद हम घर में बनाते हैं वो भी ह्यूमस का ही एक रूप होती है। इसके पश्चात देखिए, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका मतलब मृदा को आपने एक ऊर्ध्वाधर रूप में एक आपने काटा है जिससे कि आप उसके अलग अलग स्तरों को आप देख सकते हैं। प्रत्येक परत पर स्पर्श, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्नता होती है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। तो जो अलग अलग परतें हैं ये संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल साथ में दिया हुआ है। संस्तर ए स्थिति, संस्तर बी स्थिति, संस्तर सी स्थिति और संस्तर डी स्थिति, ये 4 संस्तर स्थितियों के बारे में इन्होंने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इसके बाद इनका डिटेल यहाँ गिवन है। मृदा की सबसे ऊपरी जो शीर्ष परत होती है और ये केवल इसी ऊपरी परत को देखते हैं जिसमें कि पेड़ पौधे उगते हैं और जिसमें हम सारी गतिविधियाँ, मानवीय गतिविधियाँ सारी इसी में होती हैं, इसको हम देखते हैं। और यदि हम हाल में ही खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भित्ति परतें दिखाई देती हैं। मतलब खुदाई करने पे ही हमको उसके अंदर की परतों को देखना संभव हो पाता है। अब यदि इस तरह की आपको मृदा परिच्छेदिका देखना है तो आपको खोदने वाले कुएं या कहीं ज़मीन में गहरा गड्ढा हो रहा हो, टैंक खुद रहा हो या किसी बड़ी इमारत की नींव खुद रही हो, ऐसी जगहों पे या सड़कों के लिए खुदाई हो रही हो तो ऐसी जगहों पे आप इसको देख सकते हैं। सबसे ऊपरी संस्थित स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है। ये ऊपरी परत जो है संस्तर 1 ये गहरे रंग की होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और खनिज उपस्थित होते हैं। ह्यूमस जो है वो मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत समानतः मृदु होती है, सरंध्र होती है और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूर्ण रूप से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। तो ये शीर्ष मृदा परत या ह्यूमस परत के बारे में बताया गया है कि जो भी मानवीय और जैव जंतु जो भी गतिविधियाँ और पादप की गतिविधियाँ होती हैं वो इसी परत में होती हैं। पादपों की जड़ें यहीं होती हैं और जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनके लिए यहाँ पे अपना बिल बना के रहने से आवास की भी उपलब्धता होती है। इसके पश्चात शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है और बीज संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तो दूसरे नंबर की परत मध्य परत है। तीसरी परत जो है वो सी संस्तर स्थिति कहलाती है और सी संस्तर स्थिति दरारों और विदारों युक्त शैल के छोटे ढेलों से बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होती है जो कठोर होती है। इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। तो विदारों युक्त और बिलों युक्त जो परत होती है वो सी संस्तर स्थिति कहलाती है और आधार शैल जो होती है जो सबसे नीचे वाली होती है ये बहुत कठोर होती है और यहाँ पे पत्थर और चट्टानें ही पाई जाती हैं। तो ये मृदा परिच्छेदिका है जिसकी 4 परतें हैं और चारों परतों के विषय में जो बेसिक जानकारी है वो हमने प्राप्त कर ली है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे मृदा के प्रकार हैं। तो इन चारों परतों की विशेषताओं के अलावा मृदा को अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है। जो मृदा के प्रकार जो निर्धारित किए गए हैं वो मृदा के संगठन और उसमें जो तत्व मिले हुए हैं उनकी उपस्थिति के आधार पे और उसकी संरचना के आधार पे इसका निर्धारण किया गया है। कहीं कहीं पे निर्धारण में जो संगठक तत्व हैं उनके आकार या माप में भिन्नता को भी आधार बनाया गया है। तो सबसे पहले मृदा के प्रकार में हम देखते हैं शैलों के सबसे पहले मृदा का निर्माण है। शैलों के अक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इसमें बालू, चिकनी मिट्टी जिसे क्ले कहा जाता है शामिल होते हैं। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हुए हैं। शैल कणों
और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। तो मृदा की यहाँ डेफिनेशन है कि शैलकण जो कि मृदा के मूल होते हैं, चट्टानों के अपक्षय से शैलकणों का निर्माण होता है और शैलकण ह्यूमस और कुछ और मिश्रण मिला के मृदा को बनाते हैं। जीवाणु और बैक्टीरिया, पादप और मूल, केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो ये सभी मृदा का संगठन बनाते हैं। अब मृदा कोण में पाए जाने वाले विभिन्न आमाप साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, कणों का आकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही प्रकार के कण हैं लेकिन उनका आकार अलग अलग है, तो उसके कारण मृदा का प्रकार चेंज हो जाता है। अब देखते हैं किस प्रकार से है। तो सबसे पहले, यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बालुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह मृणमय मृदा कहलाती है। तो ये सबसे पहला एक वर्गीकरण दिया है कि अगर बड़े कणों का आकार अधिक होगा तो मृदा बालुई मृदा होगी, जैसा कि हमने बालू देखा है जिसको हम रेत भी बोलते हैं। और अगर छोटे कणों का आकार छोटे कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह मृणमय मृदा कहलाती है, जिसे हम क्ले कहते हैं। इसी प्रकार यदि मृदा में दोनों कणों का अनुपात यदि बराबर होता है तो यह दोमटी मृदा कहलाती है। इस प्रकार मृदा का वर्गीकरण बालुई, दोमटी और मृणमय के रूप में किया जाता है। बालू मृदा मतलब छोटे कणों का आकार अधिक है, छोटे कणों का अनुपात अधिक है। मृणमय मतलब बालुई मतलब बड़े कणों का आकार अधिक है, मृणमय मतलब छोटे कणों का आकार अधिक है, अनुपात अधिक है। और मृणमय मतलब दोमटी मतलब जिसमें दोनों का अनुपात बराबर है। इसके पश्चात देखते हैं मृदा में कणों का आमाप उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और बालू के कण एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, इनके बीच में स्थान रिक्त होता है, वायु अधिक होती है और इसलिए बोला जाता है कि बालू जो है सुवासित होती है। बालू को में जल रोकने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि जल इनके बीच से काफ़ी तेज़ी से निकल जाता है, इसलिए बालू मृदा हल्की, सुवासित और शुष्क होती है। तो ये बालू मृदा की विशेषताएं हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं मृत्तिका में चिकनी मिट्टी जिसके कण सूक्ष्म होते हैं, ये परस्पर जुड़े रहते हैं, चिपके होते हैं, इनके बीच में स्थान रिक्त कम होता है। और बालू मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में बालू कम होती है और जल संधारण की क्षमता इसमें अधिक होती है। इसके पश्चात दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी के बारे में है कि पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मिट्टी है, क्योंकि दोमट मिट्टी चिकनी भी होती है और इसमें बालू के कण भी होते हैं। बालू के कण होने के कारण इसमें वायु रुक सकती है, वायु की प्रवाहता बनी रहती है। और दूसरी चीज़, चिकनी मिट्टी इसमें बराबर होती है जिससे कि जल रुक सकता है। तो ये दोनों क्वालिटी हैं, नमी और वायु दोनों पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसलिए पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा जो है वो दोमट मिट्टी को माना जाता है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो गाद नदी तलों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आमाप बालू और चिकनी मिट्टी के आमाप के बीच का होता है। दोमट मिट्टी में ह्यूमस भी होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। अब इसके पश्चात देखेंगे मृदा के गुण। मृदा में कौन कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले मृदा में जल अंतरस्त्रवण दर। जल अंतरस्त्रवण मतलब वही चीज़ है जो अभी हमने पढ़ा था कि जो बालू मिट्टी होती है उसमें पानी रुकता नहीं है, क्योंकि उसके कण बड़े होते हैं तो पानी नहीं रुकता, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे समाता जाता है। तो ये जल अंतरस्त्रवण है, मतलब जल का भीतर समाना। इसी के विपरीत अगर हम मृत्तिका में देखेंगे, चिकनी मिट्टी में देखेंगे, चिकनी मिट्टी के कण जो है बारीक होते हैं तो पानी रोक लेते हैं, तो उसमें जल रुक जाता है, जल का नीचे की परतों में जल प्रवाहित नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ पे एक फार्मूला है, जल अंतरस्त्रवण दर जो है वो है जल की मात्रा और अंतरस्त्रवण की अवधि। मतलब जितनी मात्रा में जल है और उस जितने समय में वो अंतःस्त्रवण होता है तो उसको दर कहा जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट मृदा में नमी। तो मृदा में नमी की मात्रा क्या है? उसमें जो भी जल मिला हुआ है वो नमी कहलाता है। ज़मीन के ऊपर
मृदा में नमी होती है, ये हम अक्सर देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग उससे परिचित नहीं होते हैं। गर्मी के मौसम में या धूप के समय ज़मीन के ऊपर की वायु हमको कंपायमान दिखती है, वायु में कुछ मूवमेंट दिखता है। वो मूवमेंट एक्चुअली में ज़मीन में उपस्थित नमी के वाष्पोत्सर्जन से वायु सघन हो जाती है, और सघन वायु जो है वो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपरी भाग में हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है, क्योंकि वो जो वायु है वो दूसरी वायु की तुलना में, आसपास की वायु की तुलना में सघन होती है, क्योंकि उसमें वाष्प उपस्थित होती है, इसलिए वो वायु हमको प्रदीप्त दिखती है। इसके पश्चात है मृदा द्वारा जल का अवशोषण। मृदा द्वारा जल का अवशोषण की भी कंडीशन वही है। मृदा में जो बालू के कण हैं उसके आकार पर निर्भर करता है। अगर जो उसमें जो कण हैं वो बालू के आकार के होते हैं तो मृदा जल का अवशोषण कर लेती है। और अगर मृदा में कणों का आकार बहुत कम है तो वो जल जो है वो मृदा में ही रह जाता है, मृदा की निचली परतों में नहीं पहुंच पाता है। इसके पश्चात है अवशोषित जल का प्रतिशत। इसका एक फार्मूला यहाँ गिवन है। अवशोषित जल का प्रतिशत देखिए, सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन अगर यू लीटर है, अंतिम आयतन वी लीटर है, तो अवशोषित जल का आयतन हो जाता है यू माइनस वी एम एल, और मृदा में अवशोषित जल का द्रव्यमान जो है वो यू माइनस वी ग्राम हो जाएगा, और अवशोषित जल का प्रतिशत हो जाएगा यू माइनस वी अपॉन 50/100। तो ये एक फार्मूला है जिससे मृदा में अवशोषित जल के प्रतिशत को ज्ञात किया जा सकता है। इसके पश्चात है मृदा और फसलें। तो अलग अलग प्रकार की मृदा होती हैं जिनके अलग अलग गुण होते हैं, और उन गुणों के आधार पे ही वहाँ पे फसलों का उत्पादन होता है। तो हर विशेष फसलें के लिए एक विशेष प्रकार की मृदा आवश्यक होती है, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो एक से अधिक प्रकार की मृदा में भी उगाई जा सकती हैं, और इसके बारे में हमको यहाँ देखना है। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दुमट मृदा, जबकि कुछ क्षेत्रों में बालू मृदा पाई जाती है। फिर पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायवीय कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा की संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायवीय कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। तो मृदा के साथ में जलवायवीय कारक भी हैं जो फसल की प्रकृति और फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जलवायवीय कारक हैं वो उस क्षेत्र स्थान विशेष की मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मृदा के निर्माण से और साथ में फसल के प्रकार से, दोनों से ये जुड़े हुए हैं। जलवायवीय कारक में है पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता। तो ये प्रमुख जलवायवीय कारक होते हैं। इसके पश्चात मृणमय और दोमट मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है, और धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थों से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली आदर्श मृदा होती है। धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ से मतलब धान के लिए जो है वो जैव पदार्थों की आवश्यकता होती है, ह्यूमस की आवश्यकता होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। दोमट मृदा में जल की निकासी आसानी से हो जाती है। इसके पश्चात कपास के लिए बालुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है, जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती हैं, क्योंकि ये ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। तो इस प्रकार ये मृदा की विशेषता है और उसमें उगने वाली फसलों की प्रकार है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मृदा अपर्दन। ये एक कॉन्सेप्ट है। मृदा अपर्दन भी एक तरीके से मृदा के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, और ये इससे मृदा प्रदूषित तो नहीं होती, लेकिन मृदा का अपक्षय होता है। मृदा अपर्दन क्या होता है?
के भौतिक कारकों से मृदा की ऊपर की जो परत है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है मृदा में जीवन के लिए, उस परत का क्षय हो जाता है, वो परत बह जाती है, हट जाती है और इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। अपरदन मतलब होता है कटना। तो ये संबंधित है, सबसे पहले इसका जो रीज़न है वो वृक्षों को काटना है और डिफॉरेस्टेशन जिसको कहा जाता है। वृक्ष जो होते हैं वो अपनी जड़ों के द्वारा या जो भी पादप हैं वो अपनी जड़ों के द्वारा मृदा को दृढ़ता से पकड़े रहते हैं। तो इस कारण से ऐसे स्थानों पे जब कोई भी भौतिक कारक जो कि मृदा को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो अटैक करते हैं, तो मृदा की एक ऊपरी परत जो है वो इनसे जुड़ी रहने के कारण हट नहीं पाती है। लेकिन जिन स्थानों में वृक्षों को काट दिया जाता है, वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, तो वहाँ ऊपरी परत धीरे धीरे भौतिक कारकों से प्रभावित होने लगती है और मृदा का अपरदन प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा कहीं अगर बड़े पैमाने पे नदियों के द्वारा भी मृदा का अपरदन होता है, जैसे मध्य प्रदेश में चंबल नदी के द्वारा चंबल घाटी बनाई जाती है और ये भी मृदा का ही अपरदन है। अपरदन पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाह जल के साथ में मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ पर सतह में बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। और मृदा को अपरदन से बचाने के लिए वृक्षारोपण सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं और इसके लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।